नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। आधुनिक भारत का इतिहास, कक्षा 8वीं, पाठ 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भाग 2। अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी पहले ली है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बारे में अब थोड़ी सी विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने जन जन को जागृत किया और भारत की जनता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़ी। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि अवज्ञा आंदोलन यानी कानून तोड़ना, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली इसकी जो खासियत है कि अब तक के आंदोलन शहरों तक ही सीमित थे। बड़े शहरों में वहाँ की पढ़ी लिखी जनता उसमें शामिल थी, परंतु यह आंदोलन अब देशव्यापी बन गया। यानी देश के हर कोने कोने में इसका प्रसार हुआ। और उसके कारण क्या हुआ कि गांव देहातों में भी जनता ने अपना सहभाग दर्ज कराया। और एक बड़ा जो काम इसमें हुआ वो हुआ महिलाओं का सहभाग बढ़ता गया। पहले केवल पुरुष वर्ग ही इसमें बहुतायत में शामिल था, लेकिन महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जब हुई तो उसमें हमारे देश की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें जुड़ी। इसमें प्रमुख नाम है कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिकाबाई गोखले, लीलावती मुंशी, हंसाबेन मेहता। अवंतिकाबाई गोखले, हंसाबेन मेहता, लीलावती मुंशी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी। हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन महिला क्रांतिकारियों का नाम कभी सुना होगा। कस्तूरबा गांधी का नाम हमने सुना है क्योंकि वो महात्मा गांधी जी की पत्नी के रूप थी और उनकी पत्नी के रूप में ही हम उन्हें अधिकतर जानते हैं। हमारे देश की आज़ादी के इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके योगदान को आज भुला दिया गया है, वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। और उनमें से ऐसी कुछ चुनिंदा महिलाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने रंग मंच के माध्यम से बहुत सारा काम किया है और उस समय महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने बहुत जोर शोर से हिस्सा लिया और कई सत्याग्रहों का नेतृत्व किया। उसी तरह से लीलावती मुंशी, प्रसिद्ध लेखक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी की पत्नी, पढ़ी लिखी संभ्रांत महिला, इन्होंने भी गांधी जी के आह्वान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उसी तरह अवंतिकाबाई गोखले और हंसाबेन मेहता, इनके नाम को भी हम भुला नहीं सकते। इन महिलाओं ने 1932 उस कालखंड में एक सामाजिक क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी हम देखें तो महिलाएं यदि ऐसे काम में आगे आती हैं तो उन्हें कितनी दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज से
80-90 साल पहले ये स्थिति जो थी कितनी विकट रही होगी, पर इन परिस्थितियों में भी, विकट परिस्थितियों में भी इन महिलाओं ने अपना योगदान दिया। और इसमें से हंसाबेन मेहता जी, तो ये लीलावती मुंशी, इन महिलाओं ने तो बाद में संविधान समिति जो बनी थी उसमें भी इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई। तो इस तरह से बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी की मशाल को थामे रखा था। सबसे बड़ी बात थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की कि यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक पद्धति से चलाया गया था। अंग्रेज सरकार ने जबरदस्त दमन तंत्र का सहारा लिया था, यानी उन्होंने निरीह निहत्थी जनता पर गोलियां चलवाई, उन्होंने निहत्थी जनता पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया, लेकिन जनता ने निशस्त्र रूप में इसका प्रतिकार किया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता निर्भीक बनी, निर्भय हो गई, उनके मन से डर खत्म हो गया। तो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से भारत के जन जन को उद्वेलित किया और देश की आजादी की लड़ाई में जोड़ दिया। आइए अब जानते हैं बाबू गेनू के बलिदान के बारे में। कौन थे बाबू गेनू? तो यहाँ एक चित्र हम देख रहे हैं। इस चित्र में एक ट्रक गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हाथ में झंडा लिए हुए किसी ने आंदोलन के हिस्से में के रूप में खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति जो है ट्रक के सामने लेटा हुआ है और यहाँ एक छोटी सी तस्वीर, ये जो छोटी सी तस्वीर हमें दिखाई दे रही है एक मासूम भोले भाले बच्चे की, ये थे बाबू गेनू। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। मुंबई में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी जी ने स्वदेश के प्रति जो प्रेम लोगों के मन में जागृत किया था, उसके फलस्वरूप मुंबई में भी हलचल हो रही थी और यहाँ के लोग भी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन में शामिल थे। विदेशी वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों को आंदोलनकारी रोक रहे थे। जो भी वाहन थे, ट्रक, टेम्पो, जो भी थे, जो विदेशी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे, उन वाहनों को मुंबई की जनता जो थी वह रोक रही थी। यहाँ के जो आंदोलनकारी थे वह उन ट्रकों को रोक रहे थे। एक ट्रक गुजरता है जिसमें विदेशी सामान है और एक नवयुवक जिसका नाम था बाबू गेनू, वह आता है और कहता है कि मैं ट्रक के सामने लेट जाऊंगा, मैं लेकिन इस ट्रक को आगे जाने नहीं दूंगा। बाबू गेनू जो तो मुंबई की एक कपड़ा मिल में काम करते थे और ये इस आंदोलन के वो अग्रणी नेता थे। एक ट्रक विदेशी वस्तुओं को पुलिस बंदोबस्त में ले जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज सरकार को भी पता था कि जो मुंबई के आंदोलनकारी हैं ये इस तरह से ट्रकों को रोक रहे हैं, तो पुलिस बंदोबस्त कड़ा था। बाबू गेनू उस ट्रक के आगे आ गए, उन्होंने ट्रक को रोकने का प्रयास किया और कहा कि हम इस ट्रक को आगे जाने नहीं देंगे क्योंकि इसमें विदेशी सामान है। और लेकिन ट्रक चालक ने बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनी, पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, तो ट्रक को रोकने के लिए बाबू गेनू सड़क पर लेट गए उस ट्रक के सामने। उन्होंने कहा अब यदि ये ट्रक जाएगा तो मुझे कुचल कर ही आगे जा सकेगा, वरना नहीं जाएगा आगे। लेकिन जैसा कि हमने ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के बहुत सारे किस्से हमने सुने हैं, पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी कि भाई तुम हट जाओ यहाँ से, लेकिन बाबू गेनू अपने स्थान से हिले नहीं और इतनी क्रूरता, इतनी निर्ममता कि वो ट्रक उस मासूम से छोटे से बच्चे को, 18 साल के नवयुवक को कुचलता हुआ आगे चला गया।
बाबू गेनू का यह बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। यह राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा। आज भी पुणे में पड़वल के पास बाबू गेनू जी का स्मारक है। ये उसी स्मारक के कुछ चित्र हैं। बाबू गेनू हमारे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। यह गोलमेज परिषद आखिर हुई कहाँ? यहाँ हम देख रहे हैं विश्व का मानचित्र और इसमें ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये एकदम दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिका महाद्वीप, सुदूर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा भारत देश, वर्तमान समय का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पे अन्य छोटे मोटे अनेक देश, चीन, रूस, मंगोलिया, ये जो है सब मिलके हमारा एशिया महाद्वीप। और यहाँ पर जो हम छोटा सा एक देख रहे हैं ये है यूरोप महाद्वीप। इसी यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन में एक शहर लंदन। लंदन से कौन नहीं वाकिफ है, हम सब परिचित हैं लंदन के नाम से। और लंदन में नवंबर 1930 ईस्वी में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित गोलमेज परिषद का आयोजन हुआ। Almost 89 members attended the first round table conference. हमारा भारत देश हम देख रहे हैं ये 1947 के पहले का अखंड भारतवर्ष, अविभाज्य भारत। अभी तो हम जो देखते हैं हमारा भारत जो है वो बंटवारे के बाद का भारत है, लेकिन उस समय हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था और हमारा भारत देश कुछ इस तरह से दिखाई देता था। तो इस भारत देश के विविध प्रतिनिधि उस गोलमेज परिषद में भाग लिए थे। अनेक राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि, भारत में अनेक रियासतें थी, उन रियासतों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे और इस गोलमेज परिषद के अध्यक्ष थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना आदि प्रतिनिधि भी भारत की तरफ से इस गोलमेज परिषद का हिस्सा थे, प्रथम गोलमेज परिषद का। प्रथम गोलमेज परिषद नवंबर 1930। रैमसे मैकडोनाल्ड प्रथम गोलमेज परिषद के अध्यक्ष थे। इस परिषद में भारत तथा इंग्लैंड के विविध प्रतिनिधि उपस्थित थे। इनमें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जिन्ना आदि का समावेश था। गोलमेज
परिषद शुरू हो चुकी थी। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस तत्कालीन भारत देश की प्रातिनिधिक संस्था थी। उसके सहभाग के बिना गोलमेज परिषद में हुई चर्चा विफल रही। विफल रही मतलब असफल रही, क्योंकि उस समय हमारे देश के जो एक आधिकारिक राजनीति संस्था जो थी, देश का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था थी, वो थी राष्ट्रीय कांग्रेस। बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि आज की कांग्रेस पार्टी का उस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। नहीं तो आपको लगेगा आज की कांग्रेस भी तो हम लोग नाम लेते हैं ना, चाहे वो बहुत सारी कांग्रेस पार्टी है आज हमारे देश में, तो वो आज की जो कांग्रेस पार्टी है उसका इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक का दोनों में कोई संबंध नहीं है। वो अलग पार्टी थी और आज की कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है। ठीक है। तो इस प्रथम गोलमेज परिषद में भारत के इस प्रातिनिधिक संस्था ने हिस्सा नहीं लिया था। तो जब उन्होंने जो देश की मुख्य जो संस्था है उसी ने जब भाग नहीं लिया, तो उनके सहभाग के बिना जो गोलमेज परिषद में बहुत सारी चर्चा हुई उसका कोई हल नहीं निकला और अंततः यह चर्चा विफल रही। गांधी इरविन समझौता, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या है ये गांधी इरविन समझौता? जब प्रथम गोलमेज परिषद हुई और उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित नहीं हुई और राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मिलित न होने के कारण वो परिषद जो है विफल रही, तो वहां के प्रधानमंत्री और प्रथम गोलमेज परिषद के अध्यक्ष रैमसे मैकडोनाल्ड ने ये आशा व्यक्त की कि जब ये दूसरी मीटिंग होगी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि उसमें उपस्थित रहेंगे। तो उनके प्रधानमंत्री के इस आह्वान को ध्यान में रखकर भारत में यहाँ के जो वाइसराय थे उन्होंने गांधी जी और अन्य नेताओं को कारावास से रिहा कर दिया। ये सब जेल में बंद थे। भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे उस समय जेल में बंद थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो तेजी से बढ़ रहा था उसकी रोकथाम करने के लिए अंग्रेज सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया था और भारत के अनेक नेताओं को जेल में कैद कर लिया था। अब इसी कारण बहुत सारे नेता वहां पे प्रथम गोलमेज परिषद में पहुंच भी नहीं पाए। लेकिन जब सरकार ने देखा कि कोई इतनी बड़ी संस्था है राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका कोई सदस्य नहीं है मीटिंग में और इस कारण इतनी बड़ी मीटिंग असफल हो रही है, तो उन्होंने गांधी जी और अन्य नेताओं को कारावास से रिहा किया। राष्ट्रीय कांग्रेस मुक्त रूप से चर्चा कर सके इसके लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया गया। यानी सभी नेताओं को जेल से छोड़ा गया, सभी नेता आपस में मिलजुल कर बात कर सकें। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक अनुकूल वातावरण बनाया कि सभी लोग मुक्त मन से चर्चा कर सकें। गोलमेज परिषद के दूसरे चरण की चर्चा में राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित होगी, यह आशा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने व्यक्त की थी। अब महात्मा गांधी और जो तत्कालीन वाइसराय थे इरविन, उनके बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में कौन सी बातें मानी गई थी, आइए इसको जानते हैं। क्योंकि समझौता किस बात के लिए हुआ था ना, ये जानना जरूरी है। गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय इरविन। इस समझौते में जो पहला मुद्दा मान्य किया गया था वो था भारत के प्रस्तावित संविधान में जिस शासन पद्धति को स्वीकार किया उसे मान्य करने का आश्वासन दिया गया। हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें हमारे नेताओं ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी और उसके बाद उन्होंने अपना एक पूर्ण स्वराज्य के लिए एक संविधान का मसौदा भी उन्होंने प्रस्तावित संविधान का एक मसौदा रखा था और उसके अनुसार उन्होंने अपनी शासन पद्धति की संरचना प्रस्तुत की थी। तो गांधी इरविन समझौते में पहला मुद्दा यही हुआ
कि हमारी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार भारत ने जो प्रस्तावित संविधान का प्रारूप दिया है, उस प्रारूप में जो शासन पद्धति का एक संरचना दी है, उसे हम स्वीकार करते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया और महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन जो देश भर में जोर शोर से चल रहा था, उसे रोकने की बात की गई और राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन को स्थगित किया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज परिषद की चर्चा में सहभागी होगी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज परिषद सितंबर 1931। हम यहाँ पर बहुत सारे अपने देश के प्रतिनिधियों को देख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू। बहुत सारे भारतीय प्रतिनिधि इसमें यहाँ पर थे, उपस्थित थे इसमें। हमारा अखंड भारतवर्ष, अविभाजित भारत, 15 अगस्त 1947 के पहले का भारत। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुए। भारत से एकमात्र प्रतिनिधि कांग्रेस के, बाकी भी लोग गए थे, लेकिन कांग्रेस, हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, उस पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी यहां से गए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ भारत के विभिन्न जातियों, जनजातियों, दलों तथा रियासतदारों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। केवल कांग्रेस पार्टी उसमें थी ऐसा नहीं था। भारत में उस समय बहुत सारी रियासतें भी थी। उन रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उन्हें बुलाया गया था। भारत में बहुत सारी जातियां, जनजातियां थी, उनके लोग प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। और राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा अन्य भी राजनीतिक दल थे भारत में, उन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। गोलमेज परिषद में ब्रिटिश सरकार ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उपस्थित किया। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज्य करो की नीति पर काम कर रही थी, डिवाइड एंड रूल। वह भारत की जनता में आपसी मतभेद पैदा करने में सफल हो रही थी। विभिन्न समुदायों के बीच, विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच, विभिन्न सामाजिक वर्ग के लोगों के बीच वह ब्रिटिश सरकार एक भेदभाव पैदा कर रही थी और मतभेद की गहरी खाई का निर्माण कर रही थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोलमेज परिषद ने, ब्रिटिश सरकार ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उपस्थित कर दिया। इस मुद्दे को लेकर और भावी संघ राज्य के संविधान के स्वरूप को लेकर बहुत सारे मतभेद हुए लोगों में, और गांधी जी को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं था। गांधी जी ने सांप्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का अंत तक विरोध किया। गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज ये राजनीतिक चाल चल रहे हैं, वह भारत की जनता को तोड़ना चाहते हैं, उनकी एकता में खंड पैदा करना चाहते हैं, और महात्मा गांधी जी इस चाल को समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश की एकता में कहीं फूट पड़े। साम्राज्यवादी सरकार ने यह प्रदर्शित किया कि कांग्रेस सभी भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है। गांधी जी ने इसका विरोध किया तो साम्राज्यवादी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार ने यह वहां पे जाहिर किया कि कांग्रेस की बात क्यों मानी जाए। क्या कांग्रेस सभी भारतीयों की एकमात्र संस्था है? नहीं, कांग्रेस सभी भारतीयों की केवल एक संस्था नहीं है, अन्य प्रतिनिधि संस्थाएं भी हैं, उनके भी मत को विचाराधीन करना चाहिए, रखना चाहिए। सरकार का मकसद था कि हमें हर मोर्चे पर गांधी जी को परास्त करना है, हर मोर्चे पर गांधी जी को परास्त किया जाए,
क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा संचालित सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन देश में इतने जोर शोर से फैल चुका था कि ब्रिटिश सरकार को उसे झेलना मुश्किल हो रहा था। अब ब्रिटिश सरकार ये समझ रही थी कि यदि इस आंदोलन को यही नहीं रोका गया, महात्मा गांधी की आवाज को यही नहीं दबाया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब हमको अपने यूनियन जैक को भारत से हटाना पड़ेगा, ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी गठरी बांधकर यहाँ से लौटना पड़ेगा। और ब्रिटिश सरकार यह नहीं चाहती थी, इसलिए उनका एक जो मकसद था कि महात्मा गांधी जी को हर मोर्चे पे हरा दिया जाए, उनकी बात न मानी जाए किसी भी तरह से। तो गांधी जी ने सभी में एक मत निर्माण करने का प्रयास किया, परंतु वे विफल रहे। जो जितने भी भारत के जो अन्य जनप्रतिनिधि वहां गए थे, उन सब से मिलकर गांधी जी ने एक मत निर्माण करने की कोशिश की कि हम सब एक मत हों, एक ही मुद्दे पर हम सहमत हों। लेकिन ये उन्हें सफलता नहीं मिली, वो सफल नहीं रहे, क्योंकि सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा शिगुफा छोड़ दिया था, ऐसे एक पलीता लगा दिया था कि जो यहाँ के जो अन्य धर्मावलंबी लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, जो यहाँ के दलित लोग हैं, जो यहाँ की जनजातियां हैं वो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर बहुसंख्यक वर्ग अत्याचार करता है। इसलिए इन लोगों को अलग से एक कुछ क्षेत्र दिया जाए, कुछ अलग से इनकी मान्यता की जाए, ऐसा वो लोग चाह रहे थे। लेकिन गांधी जी ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना और गांधी जी सभी प्रतिनिधियों से मिले और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि हम सब एक मत हो जाएं, लेकिन वो सफल नहीं रहे और अंततः निराश होकर भारत लौट आए। गांधी जी द्वितीय गोलमेज परिषद से निराश लौटे। द्वितीय गोलमेज परिषद में भी भारत की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। अब हम देखते हैं कि जब महात्मा गांधी जी निराश होकर भारत लौटे, बाबा साहेब आम्बेडकर भी उस द्वितीय गोलमेज परिषद में गए थे। वहां पे उन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व भी किया था। वो भी उस परिषद से खाली हाथ लौटे थे, क्योंकि यह वार्ता ही वहां विफल हो गई, किसी मुद्दे पे लोग एकमत नहीं हुए। तो आखिर जब भारत लौटे तो बहुत इन सारे मुद्दों का भारत के तत्कालीन स्थिति पर क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।